हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने परख प्रोग्राम के तहत एमपीपीएससी मेंस 2020 की यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसके फ्री डेमो हमारे कॉमन टेलीग्राम ग्रुप पर चल रहे थे। आज हमारा डेमो टेस्ट नंबर 5 था और ये हमारा फ्री डेमो का लास्ट टेस्ट है। इसके बाद जो सारे हमारे टेस्ट हैं वो पेड ग्रुप में होंगे। जिन लोगों ने पेड ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, कल से ये वीडियो आपको पेड ग्रुप में मिलेगी। अभी तक ये वीडियो हमारे कॉमन ग्रुप में हो रही थी। हमारा जो कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक ये दी हुई है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर दिए हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है। सबसे पहले आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो हम लोगों ने 5 डेमो टेस्ट चलाए हैं, इन 5 डेमो टेस्ट के मॉडल आंसर की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर दी गई है। उन पर जाकर आप उनको देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से बताया गया है। इस मॉडल आंसर की वीडियो में आपको मैं आंसर राइटिंग की टिप्स भी दूंगा, ठीक है, आंसर ड्राफ्टिंग वाले नोट्स भी दूंगा और आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, साथ साथ आपको मॉडल आंसर भी प्रदान करूंगा। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 3 चीज़ें कराई जा रही हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चन क्या थे डेमो टेस्ट 5 के। जो ये फ्री डेमो टेस्ट था, आज ये लास्ट डेमो टेस्ट है। इसके बाद सारे टेस्ट जो हैं आपके पेड ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टेस्ट था। चलिए हम देख लेते हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे ग्रुप को यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। तो अब हम चालू करते हैं हमारा मॉडल आंसर की वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेमो टेस्ट 5 में हम लोगों ने कौन कौन से आपको आज वो दिए थे, क्वेश्चन आंसर दिए थे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो था उसमें 3 मार्कर आपको दिए गए थे। तो इसमें इसका उत्तर आपको 3 लाइनों में देना था। तो पहला था बृहदस्नानागार, दूसरा था आगम साहित्य और तीसरा था त्रिपिटक। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 50 शब्दों का था, मतलब 5 से 6 लाइन, या अधिकतम आप 7 या 8 लाइन तक लिख सकते थे इसको, ठीक है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो था वैदिक कालीन स्त्रोतों को समझाइए, और दूसरा क्वेश्चन था जैन धर्म का भारतीय समाज व संस्कृति में महत्व को बताना था। महत्व लिखा है यहाँ पर, महत्व के आगे बताना था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 50 वर्ड में। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो तीसरा क्वेश्चन ये था 200 शब्दों, यानी कि 200 शब्द मतलब 2 पेज में इसको करना था। तो ये क्वेश्चन था बुद्ध धर्म के शीघ्र उत्थान के कारणों को स्पष्ट करना था। ये आपका 11 मार्कर क्वेश्चन था, 11 मार्कर। ये आपके 5 मार्कर क्वेश्चन थे, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस सारे टेस्ट की जो समय सीमा थी वो 25 मिनट थी। आपको 25 मिनट के अंदर इस टेस्ट को सॉल्व करना था, ठीक है। और इस टेस्ट को सॉल्व करके आपको हमारा जो कॉमन टेलीग्राम ग्रुप था, ये उसकी लिंक दी हुई है कॉमन टेलीग्राम ग्रुप की, इस पर आपको भेजना थे, ठीक है। और इसी टेलीग्राम ग्रुप पर जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो ज्वाइन नहीं हुए हमारे कॉमन टेलीग्राम ग्रुप में, तो इस लिंक के थ्रू, ये लिंक दी है, इसके थ्रू आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और ये वाली जो वीडियो है ये आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। ये ग्रुप है, इसी ग्रुप में आपको ये वाली वीडियो मॉडल आंसर की मिल जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने आंसरों को किस तरीके से लिखा है। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था बृहदस्नानागार। सबको पता है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा कि बृहदस्नानागार क्या था, ठीक है ना। बृहदस्नानागार एक विशाल स्थापत्य संरचना थी, ठीक है। तो इसको हमें लिखना था 3 मार्कर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 1 2 3, ये 3 पॉइंट मैंने लिखे। आपको केवल 3 पॉइंट ही लिखना है, आपको 3 पॉइंट ही लिखने हैं आपको आंसर में, ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं इसके नीचे जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं ये केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये जो हड़प्पा प्राचीन भारतीय इतिहास का एक स्रोत और ये सब लिखा है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है इसी क्वेश्चन में, कि मैं आपको कैसे, मतलब कि आपको और क्या क्या लिख सकते हैं आप। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल 3 पॉइंट लिखने हैं, केवल 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट जो दिए ना, इस तरीके से आपको लिखने हैं, 3 लाइनों में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने इसको क्या लिखा। तो बृहदस्नानागार आया था, तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ कि हड़प्पा कालीन एक विशाल स्थापत्य संरचना, यह एक हड़प्पा कालीन विशाल स्थापत्य संरचना थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि ये ईंटों से निर्मित थी, लंबाई और चौड़ाई और गहराई इसकी 12 × 7 × 3 मीटर थी, ठीक है ना।
और तीसरा मैं लिख देता हूँ कि ये प्रयोग इसका, कि भाई इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में सामूहिक स्नान आदि में किया जाता। क्योंकि देखिए बृहद स्नानागार था, ठीक है ना, 12 मीटर, ठीक है, ये 12 मीटर लंबाई थी इसकी, चौड़ाई इसकी 7 मीटर थी, 3 मीटर गहरा था। तो भाई इसका प्रयोग काय में किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठानों में, सामूहिक स्नानों में, ठीक है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, कल की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, कल की वीडियो में आपको बताया था कि भाई आप जब भी आप किसी भी 3 मार्कर को लिखें तो आप कोशिश ये करें कि उसका जो पहला पॉइंट हो, ये देखिए ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ऐसा हो जो उसका इंट्रो बता दे कि भाई वो है क्या चीज़, समझ रहे ना आप, कि वो बृहद स्नानागार है क्या। तो मैं उसको सबसे अच्छे तरीके से ये लिख सकता हूँ कि भाई हड़प्पा कालीन एक विशाल स्थापत्य संरचना है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट होता आंसर कि ये हड़प्पा कालीन एक विशाल स्थापत्य संरचना है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि ईंटों से निर्मित लंबाई गुण है ना, चौड़ाई गहराई मैंने इसकी बता दी। फिर मैंने इसका प्रयोग बता दिया कि भाई धार्मिक अनुष्ठानों में, सामूहिक स्नानों में। ये मेरा 3 मार्क खत्म हो गया। अब देखिए आपको मैं बता दूंगी, जैसे आपको मतलब बृहद स्नानागार आ गया, जैसे आपने बृहद स्नानागार कहीं पढ़ा है। अब ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट उन लोगों ने लिख दिए जिनको बनता है, सब कुछ बनता है, उन्होंने ये 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना। अब यदि आप पहली बार आपके सामने आया बृहद स्नानागार, आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को, यदि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को क्या करके आओगे? छोड़ के आओगे। और यदि आप छोड़ के आओगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब 0 मिले, इससे अच्छा है कि आपको 1 नंबर मिल जाए। आपको कुछ नहीं आता तो आपको 1 नंबर तो आता ही है, 1 नंबर मतलब आपको मिल जाएगा। तो आप इस बृहद स्नानागार को कैसे लिख सकते हो? तो आप बृहद स्नानागार को इस प्रकार लिख सकते हैं कि हड़प्पा, ये लिखा है हड़प्पा, और यहाँ पर आप ये स्लैश लगा दो, ये स्लैश, हड़प्पा अथवा प्राचीन, ठीक है ना, ये हो गया हड़प्पा अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास का एक स्रोत। तो आप ये लिख सकते हैं बृहद स्नानागार में केवल एक लाइन कि हड़प्पा अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, जहां आप इस क्वेश्चन को छोड़ रहे थे वहां आपको क्या मिल जाएगा? 1 नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप हड़प्पा अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास का एक स्रोत भी नहीं लिख रहे तो आप इतना तो लिख सकते हैं कि भाई यह एक पुरातात्विक स्रोत है। आप यदि इतना ही लिख दो कि यह एक पुरातात्विक स्रोत है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। जबकि आपको बृहद स्नानागार के बारे में कुछ नहीं पता था, आपको पता था कि भाई इस बृहद स्नानागार एक चीज़ है, बस आपको ये नहीं पता था इसकी लंबाई, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इसका प्रयोग कायम होता था। आप इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे। मैं ये आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा कालीन एक विशाल स्थापत्य संरचना, मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, तो इसकी आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं ना आप। यदि आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही तो आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा अथवा, ठीक है ना, यहाँ पे स्लैश लगा देना, अथवा। तो हड़प्पा अथवा भारतीय इतिहास का एक स्रोत, या हड़प्पा कालीन एक प्रमुख स्रोत, या हड़प्पा कालीन एक पुरातात्विक स्रोत। तो आपकी लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी ये वाली। फिर मैंने देखते हैं कि ये वाला पॉइंट, इसके नीचे वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी प्रगति, धार्मिक गतिविधि व स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए आपको अपने डायमेंशन को खोलना है, आपको सोचना है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको सोचना है कि हम और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो आपको यदि ये पॉइंट याद नहीं है, देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं है, ये ईंटों से निर्मित है, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई आपको याद नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल होते हैं, ये 12, 7, ये हमें याद नहीं रहते, सन भी हमें याद नहीं रहती। तो हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, आप जो ये 3rd पॉइंट है, ये 3rd पॉइंट को आप 2nd नंबर पर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में जो ये वाला है, जैसे आपने लिखा 3rd पॉइंट को 2nd नंबर के प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में सामूहिक स्नान। अब धार्मिक अनुष्ठान सामूहिक स्नान आपको याद है, तो आप ये तो बता ही सकते ना कि हड़प्पा सभ्यता की शहरी प्रगति में भी आप पढ़ेंगे बृहद स्नानागार को, तो आप बता सकते हैं कि भैया हड़प्पा की शहरी प्रगति के बारे में पता चलता है, हड़प्पा की धार्मिक गतिविधि के बारे में पता चलता है, हड़प्पा की स्थापत्य कला के बारे में। जितने भी भवन आते हैं, कोई भी बिल्डिंग आती है, कोई भी मूर्ति आती है, सब स्थापत्य कला कहलाती है। तो आप स्थापत्य कला तो बोल सकते हैं ना कि हड़प्पा की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, ये जो लाइन है ये वाली, ये कोई याद करने वाली लाइन नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई महल पूछ रहा है तो उससे क्या मिल रहा है, महल से क्या मिलेगी हमें जानकारी, स्थापत्य की जानकारी मिलेगी, या फिर महल से हमें इतिहास की जानकारी तो मिल रहा है। तो ये तीसरा या दूसरा पॉइंट ये आपको पता ही है पहले से, तो आपको कोई भी 3 मार्कर उससे केवल 2 पॉइंट याद रखने, 2 या 1 पॉइंट आपको याद रखना, आप बता दोगे। कोई भी महल आता है आपको यदि केवल ये ना आ गया, जैसे ग्वालियर का आ गया, तो आप लिख दोगे भाई, है ना, निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है, निर्माण राजा सूरज सेन ने कराया था। और फिर आप तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो क्या, कि इससे हमें
भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, भारतीय स्थापत्य की जानकारी प्राप्त होती है। वैसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं ग्वालियर में, आप ये भी लिख सकते हो कि उसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है ना। जिब्राल्टर क्यों बोलते हैं? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इंटरव्यू में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ, एक लड़का ग्वालियर से था, तो जब वो आए पीएससी एमपीपीएससी के इंटरव्यू में गया तो उससे पूछा कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर के फोर्ट को क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिब्राल्टर एक फोर्ट है, वो ब्रिटेन के पास है जिब्राल्टर फोर्ट। उसको कभी ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश सेना कभी उसको जीत नहीं पाई। ऐसे एक ग्वालियर का फोर्ट था, इस पर चढ़ाई करना बहुत कठिन होता था, ठीक है ना, इसको जीतना बड़ा मुश्किल काम होता था, ठीक है। तो इसलिए इसको ग्वालियर के फोर्ट को क्या बोलते थे? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते थे। तो ये जिब्राल्टर एक किला है ब्रिटेन के पास, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर हम देखते हैं दूसरा। फिर मैंने आपको दिया था आगम साहित्य, ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको पहली लाइन ऐसी लिखनी है जिसमें आप इंट्रो बता रहे हो किसी चीज़ का, इंट्रो, ठीक ना, मतलब आप उस चीज़ को बता रहे हो कि ये है क्या। तो देखो मैंने बता दिया कि ये एक जैन धर्म का प्राचीन साहित्य है, या आप लिख सकते हैं यह एक प्राचीन जैन साहित्य है, ठीक है, यह एक प्राचीन जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। आप इतनी लाइन लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर प्राचीन लिखा है, ये प्राचीन लिख गया, ये गलत लिख गया, आप यहाँ पर इसको प्राचीन कर लेना, ठीक है ना, आपको इसको सुधार लेना। तो ये पहले क्या होगा, एक इंट्रो हो गया इसका। फिर देखिए आगमों की संख्या जो है, आगम जो साहित्य हैं ये प्राचीन जैन साहित्य हैं, ठीक है ना। आगमों की संख्या क्या है? 46 है आगमों की संख्या। तो आप ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि 46 इसकी संख्या है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, इनमें महावीर स्वामी के उद्देश्य व जैन धर्म से संबंधित अनेक कथाएं, जातक कथाएं, ठीक है, जातक लिख लेना यहाँ पर, तो जातक कथाएं अनेक। तो आप इस तरीके से लिखेंगे आगम साहित्य को, तो ये आपके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, इसमें 3 नंबर आपके फिक्स हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आप और क्या, जैसे आपको क्यों और आप किस तरीके से, ये देखिए आप, ये मैंने नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको मैंने केवल समझाने के लिए लिखे हैं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो 2 पॉइंट मैंने नीचे लिखे हैं, ये देखिए इनमें नंबरिंग नहीं किया है, इनको केवल बिंदु डाल के लिखा गया है। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है, आपको केवल ये 3 पॉइंट लिखने हैं, केवल 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट आपको लिखने हैं आंसर में। कोशिश ये करनी है कि वो क्रमबद्ध लगें, ऐसा लगे कि भाई वो क्रमबद्ध हैं, जैसे ये क्रमबद्ध लग रहा है। देखो आप, जैन धर्म का प्राचीन साहित्य है, आगमों की संख्या 46 है, इनमें महावीर स्वामी के उद्देश्य व जैन धर्म से संबंधित अनेक कथाएं, ये देखो आप क्रमबद्ध लग रहा है, तो आपको 3 मार्क का मिलेगा। यदि आप ये लिख दें, पहला पॉइंट आप ये लिख दें कि इनमें महावीर स्वामी और जैन धर्म से संबंधित अनेक कथाएं, ठीक है ना। फिर आप लिख दें ये जैन धर्म का प्राचीन साहित्य, और फिर आप लिख दें कि इनकी संख्या 46। ये ऊट पटांग लगेगा, आपको देखने में अच्छा ही लगेगा और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो आप कहीं ना कहीं, यदि आपको 3 मार्क मिलने वाले हैं, लेकिन वो आपको कितने नंबर दे देगा? 2.5 नंबर दे देगा, वो आपको दे देगा 2.5 नंबर। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा। अब जैसे आपको ये नहीं पता है, आपको ये पता है कि ये जैन धर्म का एक साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, आपको ये पता है कि आगमों की संख्या 46 है, लेकिन आपको ये नहीं पता तीसरा पॉइंट कि इसमें महावीर स्वामी के उद्देश्य व जैन धर्म से संबंधित अनेक जातक कथाएं। तो आपको इतना तो पता है ना कि जैन धर्म का प्राचीन साहित्य, इतना तो आपको पता है। तो अब इससे क्या होगा भैया? तो इससे जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होगी हमें। तो आप इतना ये एक पॉइंट तो लिख ही सकते हैं ना कि जैन धर्म की इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इससे हमें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये पॉइंट है, ये वाला जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है, ये कहीं पर लिखा हुआ पॉइंट नहीं है, ये आपको अपने दिमाग से सोचना है कि भैया जैन साहित्य को हम पढ़ रहे, तो जैन साहित्य क्या होगा? हमें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा, जब आप महाजनपद काल पढ़ेंगे, जो लोग हमारे नोट्स से पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें महाजनपद काल जब चालू होगा 600 से 300 ईसा पूर्व के पास, तो उसमें मैंने उसके स्रोत लिखाए हैं पहले कि भैया इन महाजनपद काल, सूत काल, ठीक है ना, महाजनपद काल हो गया, सूत्र काल हो गया, बौद्ध काल हो गया, या जैन काल हो गया, या 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक ही चीज़ है। और इसी में 600 से 300 ईसा पूर्व में भैया विदेशी आक्रमण होता है डेमेट्रियस वगैरह का, तो वो भी सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सब एक चीज़ है। तो जब मैं लिखाऊंगा तो उसमें मैं लिखाऊंगा स्त्रोत, तो महाजनपद कालीन स्त्रोतों में ये आता है आगम साहित्य। तो आगम साहित्य से क्या होता है? महाजनपद कालीन स्त्रोत है, महाजनपद काल की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि महाजनपद काल के समय ही जैन धर्म और बुद्ध धर्म थे। ये आगम साहित्य महाजनपद काल में लिखा गया था। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, आप तीसरा पॉइंट आपको याद नहीं है तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं इन 2 के बाद में कि ये प्राचीन जैन साहित्य है, फिर आगमों की संख्या 46, और ये लिख सकते हैं आप कि महाजनपद कालीन राजनीतिक, धार्मिक व ऐतिहासिक की जानकारी मिलती है। और आपको ये जो पॉइंट है, ये जैन धर्म की जानकारी प्राप्त, ये तो भैया अपने मन का पॉइंट है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, आपको इतने डायमेंशन आपकी खुल जाना चाहिए, आपको इतना सोच लेना चाहिए।
आप नहीं सोच पा रहे हो, तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मैं यही सोचने को मजबूर कर रहा हूँ, यही आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आपको आ जाएगी तो आप कभी भी 3 मार्कर छोड़ के नहीं आओगे। तो इस तरीके से हमें करना है। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी। तो भैया त्रिपटिक पूछे थे, तो अब उसने पूछा त्रिपटिक, तो आपको इंट्रो में ये नहीं बताना कि त्रिपटिक बौद्ध धर्म से संबंधित थे कि क्या था ये सा। उसने त्रिपटिक पूछा, उसको पता है त्रिपटिक क्या, आपको सीधे त्रिपटिक लिख देने हैं, क्योंकि आपको उसमें 3 लिखना है। तो मैंने देखो सीधा लिख दिया विनय पटिक, यहाँ पटिक लिख गया, पटिक कर लेना, ठीक ना। फिर मैंने लिख दिया सूत्र पिटक, पिटक लिख गया, पटिक कर लेना। और फिर लिख दिया मैंने अभिधम पटिक, ये सही लिखा यहाँ पर पटिक, ठीक है। तो सूत्र पटिक, विनय पटिक और अभिधम पटिक ये, और इन तीनों को मैं लिख दूंगा बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। और इसके सामने मैं कोष्टक लगा, क्योंकि भाई इतना स्पेस बचेगा, यहाँ तक का स्पेस बचेगा, तो मैं इसके सामने लिख दूंगा विनय पटिक से बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है। विनय पटिक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है। सूत्र पटिक में क्या है भैया, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पटिक में क्या है भैया, बौद्ध दर्शन का संकलन है। बौद्ध दर्शन जो हमारा है उसका संकलन है काय में, अभिधम्म पटिक में। और सूत्र पटिक में बौद्ध धर्म की शिक्षा है, और विनय पटिक में। तो ये आपको यहाँ पर 3 मार्क देगा वो। और यदि कहीं आपने गलती कर दी कि भाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित, आपने इसका इंट्रो दे दिया, तो फिर गलती हो जाएगी, समझ रहे ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको इंट्रो नहीं देना है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि भैया सर्वाधिक साक्षर जिले बता दो एमपी के, तो आप 3 एमपी के साक्षर जिले, तो आपको तीनों के नाम लिख देना है कि भैया जबलपुर है, ठीक है ना, इंदौर है, भोपाल है, या जबलपुर भोपाल इंदौर जो भी है क्रम उसका, तो वैसे आपको लिख देना है। आपको ये नहीं लिखना कि सबसे साक्षर जिला जबलपुर है या मध्य प्रदेश में साक्षरता इतनी है, इतना तो टाइम है ही नहीं है लिखने का। तो इस प्रकार से यदि आपको 3 पूछे जाते हैं, त्रिपटिक मतलब अपने आप में 3 चीज़ें हैं, वो 3 पूछी गई, तो आपको लिख देना विनय पटिक, सूत्र पटिक और अभिधम पटिक, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और आपको कोशिश ये करने की 3 लाइनों में लिखना है। और ये मैंने आपको इतना जो लिखा है ना नीचे, ये 3 के बाद में ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये 2 पॉइंट आपको समझाने के लिए लिखे थे मैंने, ठीक है ना। आपको केवल 3 लाइनों का यूज करना है, केवल इतना इतना स्पेस आपको लेना है, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, कि हमने दूसरा क्वेश्चन किया था। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो हमें वैदिक सभ्यता के स्रोत बताने थे, ठीक है ना, वैदिक कालीन स्रोतों को बताने थे। तो जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है यूट्यूब पर, तो मैंने सारे स्रोत अच्छे तरीके से बताए, इस तरीके से नोट्स में मेरे कवर है। क्योंकि ये आपसे 5 मार्कर में पूछा गया, तो आपको 5 मार्कर में कितना लिखना है, 6-7 लाइन। अब 2020 का जो नोटिफिकेशन है उसमें दी हुई है क्या, 5 से 6 लाइन। 5 से 6 लाइन आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कितनी होती है, ठीक है ना। इतनी ही आप लिख पाओगे, इतना लिख पाओगे आप केवल मुश्किल से, ठीक है ना। और इतने से स्पेस में आपको पूरा बताना है कि भाई कौन कौन से साहित्य हैं वैदिक साहित्य में, कौन कौन वैदिक सभ्यता के कौन कौन से साहित्य हैं, ठीक ना, या वैदिक कालीन कौन कौन से साहित्य, तो आपको इतना पूरा बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है ना वैदिक सभ्यता का, उसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया छोटा सा इंट्रो, कहीं कहीं हमें इंट्रो लिखना है, कहीं कहीं हमें इंट्रो नहीं लिखना है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी जिसके स्रोत निम्न है, और बस मैंने यहाँ से स्रोत डाल के लिख दिया, ये स्रोत डाल के मैं लिख रहा हूँ। आप चाहो तो वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी ये ना लिखो, आप ना लिखो तो आप सीधे लिख दो कि वैदिक कालीन प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, और फिर स्रोत डाल के आपको ये सब लिख देना है। अब देखिए, आप इन स्रोतों को डिस्क्रिप्टेड वे में नहीं लिख सकते। आप कितना भी कर लो, आपको 5 से 6 लाइन, वहाँ पे आपको फिक्स लाइन मिलेगी कि भाई यहाँ से चालू है ये लाइन, ये चालू हो गई, यहाँ ख़त्म हो गई, और इसके नीचे भी लिख दिया ना आपने इस लाइन के, तो आपके नंबर कट जाएंगे। 2019 में यही नियम थे कि यदि ये लाइन दी हुई है तो इसके नीचे आप नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते आप। तो ये है कि आप सोचोगे हम यहाँ लिख दें, ऐसे राम लिख दें, ऐसा लिख दें, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब मैं देख लेता हूँ स्रोत क्या क्या है। तो मैंने आपको पढ़ाए थे साहित्यिक स्रोत। वैदिक कालीन स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों को 4 भागों में बांट दिया गया था। तो पहला था वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, ये सब हमने बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक वन में लिखे हुए थे, ठीक है ना। इनकी संख्या बता देना, यहाँ 2-3 आरण्यक मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर आरण्यक, ठीक है ना। वैसे यही ऐत्रेय या शतपथ यही होते आरण्यक। फिर मैंने बता दिया उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 108 थी उपनिषदों की। तो ये मैंने साहित्यिक स्रोत बता दी उपनिषदों। आप चाहो तो 1-2 उपनिषद लिख सकते हैं, 108 में से 1-2 आप लिख दो, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। फिर देखो, फिर मैंने बताया पुरातात्विक स्रोत कि भैया वैदिक कालीन साहित्य या वैदिक कालीन स्रोत कौन कौन से, तो उसमें पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से। तो पहला लिखा है गेरुआ रंगी मध्यभांड। अब जो गेरुआ रंगी मध्यभांड है ये आपको मिला है कहाँ से, ऋग्वैदिक काल से प्राप्त हुआ, इसमें लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना।
तो ये गेरुआ रंगी मध्यभांड के कोष्टक में आपको लिख देना है यहाँ पर ऋग्वैदिक, ठीक है ना, ऐसा लिख देना आपको ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक। तो ये ऋग्वैदिक काल से प्राप्त हुए हैं, गेरुआ रंगी मध्यभांड जो है ये ऋग्वैदिक काल से प्राप्त हुए हैं। तो गेरुआ रंगी मध्यभांड के सामने आप लिख देना ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना। जो चित्त दूसरा मध्यभांड है, इन सबको मैंने डीप पढ़ाया बिल्कुल कि चित्त दूसरा मध्यभांड कब मिला था। चित्त दूसरा मध्यभांड वो होते थे जिनमें चित्त बने रहते थे, ये उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुए, उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र है उनसे प्राप्त हुए चित्त दूसरा मध्यभांड। और ये गेरुआ रंगी मध्यभांड जो है ये ऋग्वैदिक काल से प्राप्त हुए, तो आप ऋग्वैदिक काल इसमें जोड़ लेना, ठीक। तो गेरुआ रंगी मध्यभांड जो है ये मध्यभांड की एक पूरी इतिहास है, एक मध्यभांडिक इतिहास है भारत का, मध्यभांडिक इतिहास वो आईएएस में पढ़ाया जाता है, यूपीएससी में। हम भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं अपने नोट्स में, कोचिंग के नोट्स में उसको डालूंगा मैं, ठीक है ना। मध्यभांडिक इतिहास भारत का डालूंगा, ताम्रपाषाण काल को भी डालूंगा मैं उसमें। तो जो लोग भी हमारे नोट्स परचेज कर रहे हैं उनको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप जो देख रहे हैं ना इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग, ये आपको हमारे नोट्स में जो की तो मिल जाएगी। तो जो लोग भी नोट्स ले रहे हैं उनके लिए तो ये डबल फायदा है। फिर हम देखते हैं विदेशी स्रोत, तो ये इलियड, ओडिसी और जेंद अवेस्ता, यहाँ पर जैब लग गया, यहाँ पर जैब की जगह आपको कर लेना क्या है ये जेंद, ये देखिए जेंद, ये जेंद लिख दिया मैंने, ये जेंद अवेस्ता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है विदेशी ग्रंथ हैं। ये इलियड और ओडिसी को होमर ने लिखा है, होमर एक, ठीक है ना, विदेशी साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा था। तो ये उसी काल के हैं, वैदिक सभ्यता काल के, तो इनसे भी हमें वैदिक कालीन राजनीति धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। जैन अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है, तो इससे भी हमें क्या कहते हैं जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैंने पूरा कर दिया, आपने देखो इतने सारे इसमें डायमेंशन बता दिए, आपने वैदिक सभ्यता का इंट्रो भी बता दिया, ये सब चीज़ें बता दी। तो आप इतना लिख दोगे साहित्यिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, तो विदेशी स्रोत, इतने में आपको मिल जाएंगे कितने, 5 में से 4 नंबर वो देगा, जो आपको 4 नंबर मिल रहे हैं 4 नंबर वो दे देगा 5 में से। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हमें करना है चीज़ों को, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं हमारा दूसरा उत्तर कौन सा था, दूसरे का दूसरा कौन सा था। तो मैंने पूछा था कि जैन धर्म का, ठीक है ना, भारतीय समाज व संस्कृति में योगदान बताना था आपको। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया इसका, ये देखिए मैंने छोटा सा इंट्रो दे दिया कि जैन धर्म का भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, ठीक है ना। फिर लाइनें बर्बाद ना करते हुए मैंने महत्व लिख दिया, क्योंकि महत्व क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैन धर्म का भारतीय, देखो ये लिखा है जैन धर्म का भारतीय समाज व संस्कृति महत्व, ठीक है ना भैया। तो हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जैन धर्म का भारत के प्राचीनतम धर्मों से एक है, जैन धर्म भारत की, का यहाँ लिखा है, का गलत लिख गया यहाँ पे, आप कर लेना जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। उसके बाद मैंने लाइनें बर्बाद ना करते सीधा महत्व लिख दिया, महत्व के नीचे मैंने अब मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ धर्म व दर्शन को अनेकांतवाद, अनेकांतवाद के बाद जो कॉमा है यहाँ पर, ये शायवाद, शायवाद में, ठीक है ना, शायवाद हो गया, अनेकांतवाद हो गया, जैसे सिद्धांतों से समृद्ध किया। जो अनेकांतवाद है और शायवाद जैसे सिद्धांत है ना, जो इनसे ने भारतीय धर्म व दर्शन को समृद्ध किया। ये देखिए अपने आप में बहुत रिच पॉइंट बन रहा है। देखो मैंने धर्म और दर्शन को बता दिया, धर्म और दर्शन में क्या योगदान है, अनेकांतवाद और 2 सिद्धांत मैंने इनके बता दिए जैन धर्म के। और ये देखो ये पूरा पॉइंट करेक्ट बन गया। फिर मैंने बता दिया भैया दूसरे लाइन में क्या बता दिया, समाज के मानवतावादी स्वरूप को स्थापित किया। जो समाज का मानवतावादी स्वरूप है, ठीक है ना, उसको स्थापित किया इन्होंने। फिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध बुद्ध धर्म ने भी किया था, जैन धर्म ने भी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। फिर आर्थिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, जिससे क्या मिला, आर्थिक न्याय को बल मिला। अपरिग्रह का सिद्धांत है ना इनका, तो उससे क्या मिलता है, आर्थिक न्याय को बल मिलता है कि भैया ज़्यादा धन संचय नहीं करना है, ये सब चीज़ें अपरिग्रह में आती हैं, तो आर्थिक न्याय पर बल मिला। तो ये देखो आप अपने आप में रिच पॉइंट कितना अच्छा बन रहा है। आर्थिक क्षेत्र बता के अपरिग्रह का सिद्धांत भी मैंने लिख दिया, और ये भी बता दिया कि अपरिग्रह के सिद्धांत से क्या हो रहा है। तो अपरिग्रह के सिद्धांत से क्या हो रहा है भैया, आर्थिक न्याय को बल मिल रहा है, ठीक। अब देखो प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र में भैया इन्होंने अहिंसा, अहिंसा पर बहुत बहुत बल दिया है जैन धर्म ने। तो अहिंसा से प्रकृति प्रेम की अवधारणा को बल मिला, अहिंसा इनका सिद्धांत है। अहिंसा को ये लोग बहुत ज़्यादा, जैन धर्म था, जैन धर्म ने अहिंसा का बहुत ज़्यादा पालन किया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इससे प्रकृति प्रेम की अवधारणा मिली।
अब अहिंसा नहीं करना है तो जैन धर्म ये भी कहता है कि भाई आप खेती करेंगे तो खेती से क्या होगा, जुताई में कीटाणु जो होते हैं जमीन में वो भी मर जाते हैं। तो इस पर इतनी ज़्यादा अहिंसा इसमें है कि भाई खेती नहीं करना है, व्यापार करेंगे। तो इस प्रकार से ने अहिंसा पर बल दिया। इससे क्या हुआ कि आम जन के अंदर करुणा आई, ठीक है ना, कि भाई प्रकृति को बर्बाद नहीं करना है, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करना है, प्राणी की रक्षा करना है, उनकी हत्या नहीं करना, उनकी बलि नहीं देनी। और वैदिक सभ्यता में जो पशु बलि चल रही थी ना उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की जो कर्मकांड है उन्हीं की वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। तो बलि प्रथा जो चल रही थी उसमें बहुत सारे कर्मकांड चल रहे थे, उन्हीं के विरोध में ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म उठ कर आए। तो जैन धर्म ये इतना अच्छा धर्म है कि इतना अहिंसा को इन्होंने प्रमोट किया है। अहिंसा को प्रमोट तो गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा किया। आप देख सकते हैं जब हम गांधी को पढ़ेंगे ना उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में, तब मैं आपको बताऊंगा कि अहिंसा कितना बड़ा इनका वो है। या फिर एथिक्स पढ़ेंगे तो एथिक्स में आप गांधी जी के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो अहिंसा उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो देखो कहीं ना कहीं गांधी अहिंसा कहाँ से सीख रहे हैं, जैन धर्म से सीख रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, चीज़ें राउंड होती रहती हैं, इधर से उधर जाती रहती हैं। फिर देखते हैं हम ये प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा में साहित्य थे, जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में थे। मूर्तिकला और चित्रकला, भैया जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी बहुत बनी, चित्रकला भी बहुत बनी। अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित, जैन धर्म से ही संबंधित है। और ठीक है ना, तो स्थापत्य कोष्ठक में कर लेना, स्थापत्य में ये सब आ जाएगा, चित्रकला नहीं आएगी, मूर्तिकला आ जाएगी, ठीक है ना, मूर्तिकला आ जाएगी सॉरी स्थापत्य में। तो आप स्थापत्य कोष्ठक में नहीं करो, कॉमा में करे रहने दो। तो प्राकृतिक भाषा, तो प्राकृतिक भाषा, मूर्तिकला, चित्रकला व स्थापत्य को समृद्ध किया। तो देखो इसमें मैंने इस पॉइंट में जो छठवां पॉइंट है इसमें मैंने सब चीज़ को लिख लिया। आप लिखते तो आप क्या लिखते कि प्राकृतिक भाषा को समृद्ध किया, आप लिखते मूर्तिकला को समृद्ध किया, आप एक पॉइंट लिखते। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया क्योंकि मेरे पास में लाइनें कम है। मुझे कितनी लाइनों में करना है, 6 लाइनों में, ठीक है ना। अभी आप लोग 7 से 8 लाइनों में करो, मैं सबसे बोलना चाहूँगा 7 से 8 लाइनों में लिखने की कोशिश करो, इतने से ज़्यादा आपको लाइन बाहर नहीं मिलेगी। 5 से 6 आयोग के नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो देखिए मैंने कितना रिच पॉइंट बना दिया नीचे वाला ये छठवां। इसमें मैंने प्राकृतिक भाषा को भी जोड़ दिया, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य को भी जोड़ दिया। इन चारों को इस जैन धर्म ने समृद्ध किया। अब प्राकृतिक भाषा को कैसे समृद्ध किया, क्योंकि ज़्यादातर ग्रंथ जैन धर्म के प्राकृतिक भाषा में लिखे गए उस काल में। तो प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ, लोगों ने प्राकृतिक भाषा को सीखा, प्राकृतिक भाषा को पढ़ना सीखा, प्राकृतिक भाषा में कई सारे ग्रंथों की रचना हुई, प्राकृतिक भाषा फैली, ठीक है ना। तो आप प्राकृतिक भाषा आपने जो लोग हिंदी पढ़े हुए हैं 2019 के, जिन्होंने मेंस दिया है या फिर 2019 में जिन्होंने हिंदी का पढ़ा है, जो हमारा क्या कहते हैं 5th पेपर है, तो उसमें बताया गया कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो इसी प्रकार से होता है, प्राकृतिक अबहट संस्कृत से चलती है, संस्कृत प्राकृतिक पाली, ठीक है ना, पाली प्राकृतिक अबहट। तो पाली ग्रंथ जो है पाली, उसमें पाली भाषा में बौद्ध साहित्य जो है वो ज़्यादातर पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में ये जैन साहित्य। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। जब हम पढ़ेंगे वहाँ हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका ख़त्म हो गया दूसरा क्वेश्चन। फिर मैं देखता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा था। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि भाई बुद्ध धर्म के शीघ्र उत्थान के कारण क्या थे। बुद्ध धर्म आया एकदम से इतना उठ कैसे गया, ठीक है ना, कि बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा उठ कैसे जाता है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें एक इंट्रो लिखूंगा कि वैदिक धर्म के कर्म कांड व कुरीतियों के विरोध में 600 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसके शीघ्र उत्थान के कारण निम्नलिखित। मैंने इतना छोटा सा इंट्रो लिख दिया। आपको बता दूं मैं कि ये आप जो 1.5 लाइन देख रहे हैं ना, ये आपकी कॉपी में या आयोग की कॉपी में ये 2 लाइन है, समझ रहे ना। ये कंप्यूटराइज है, जो पेज है ये नोट्स का पेज है। तो इसमें आपको क्या कहते हैं जो लिखा है, ये आप जैसे एक पेज में कोई चीज़ लिखी है इसमें, तो आपके वो कॉपी में 2 पेज की होने वाली है। वो आयोग की कॉपी में 2 पेज की होगी। वो 2 पेज मतलब 48 लाइन, आपको 48 लाइन गिन के रखनी है, 48 लाइन के अंदर अंदर आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या इंट्रो दे दिया कि भैया वैदिक धर्म जो था उसके कर्मकांड व क्रूतियों के कारण, वैदिक धर्म उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म के कर्मकांड और क्रूतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो इसके विरोध में 600 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। जब आप जैन धर्म को लिखेंगे तो आप जैन धर्म में भी यही आप इंट्रो लिख सकते हैं, क्योंकि वैदिक धर्म व कर्मकांड के विरोध में जैन धर्म का उदय हुआ, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक रीजन है इसके। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने ज़्यादा इसमें नहीं बताया कि गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि भैया बुद्ध धर्म के उत्थान के क्या कारण थे। तो हमें भैया पॉइंट पे रहना है, कंसेप्ट पे रहना है कि पूछा क्या है, हमें उसी चीज़ को लिखना है, फालतू इधर उधर नहीं घूमना। फिर हम देखते हैं, ये देखिए मैंने सारे कारणों को लिख दिया कि भाई कारण क्या थे कि शीघ्र उत्थान की। पहले मैंने ये चार्ट सा बना दिया। अब ये
आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, आपको छोटा सा बनाना है। आप चाहो तो एक ऐसा हेक्सागोन, ये देखो आपको ये सिखाया जाता होगा इंदौर में, कई कोचिंग में ये बताया जाता है कि ऐसा हेक्सागोन बनाना पड़ता है। ऐसा हेक्सागोन बना दो, यहाँ पर लिख दो जैसे ये बुद्ध का व्यक्तित्व, मैं यहाँ लिख दूँ बुद्ध का व्यक्तित्व, फिर एक लाइन ऐसी खींच दो, फिर यहाँ पर लिख दो मध्यम वर्ग, फिर एक लाइन ऐसी खींच दो, यहाँ लिख दो उदार सिद्धांत, ठीक ना, फिर एक लाइन ऐसी खींच दो तो यहाँ पर सरल उपदेश लिख दो, यहाँ पर खींच दो, यहाँ पर लिख दो एक, यहाँ पर लिख दो एक। तो इस प्रकार से हेक्सागोन बना देते हैं बीच में, और यहाँ पर लिख देते हैं कारण, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कारण। तो आप इस तरीके हेक्सागोन बना लेते हैं। इस नोट इसमें जो मॉडल आंसर में इस तरीके के चित्र बनाए, इस तरीके के चित्र भी आप बना सकते हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये सब साज सज्जा तब की जाती है जब हमारे पास कंटेंट कम हो। थोड़ी बात इनको करना पड़ता है। जैसे 15 मार्क का क्वेश्चन आते थे 2019 में, अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, हमारे पास कंटेंट 1-1.5 पेज का, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें हेक्सागोन ही बनाना पड़ेगा। तो हम ये ऐसा हेक्सागोन बनाते थे, एक पेज में बना दिया कि जब हमारे पास कंटेंट कम है तो भैया चेक कर बोलोगे नहीं ठीक है भाई, है ना, थोड़ा बड़ा सा लगे उसको पेज ऐसा, तो ऐसा हेक्सागोन बना देते थे। कई लोग देखो ये पेंटागोन ही बनाते, ये सब मैं आपको बताया नहीं अभी तक। ये इस तरीके से पेंटागोन बना के कि आप बता सकते, ये आप 5 मार्कर में यूज कर सकते हैं। आपको किसी 5 पॉइंट लिखने हैं ना छोटे छोटे, तो आप 5 मार्कर में ये अकेला बना दो ऐसा, और यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, ऐसा कर दो आप। कई लोग ऐसा गोला बना देते, ये गोला बना दिया कई लोगों ने, ठीक है ना, फिर ऐसा करके ये यहाँ पर ऐसे पॉइंट लिखते रहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। ये सब मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, ये भी बताऊंगा। वैसे मैं इनका ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ, और मेरा मतलब कि आप साधारण आप ऐसी लाइन खींच के भी पॉइंट लिख सकते हैं। आप ऐसी लाइन खींच दो, ठीक है ना, और फिर आप ऐसे करके पॉइंट लिख दो, ऐसे करके आप पॉइंट लिख दो। कई लोग देखो ऐसा भी बताते हैं, ये देखिए आप ये भी बताते हैं कई लोग, ऐसा करके और ये ऐसे पॉइंट लिख दिए, ऐसे पॉइंट लिख दिए, ऐसे पॉइंट लिख दिए, ऐसे पॉइंट। तो आप जो ये यहाँ पर जो ये बना ना डायग्राम, ये डायग्राम जो बनाए, ये डायग्राम, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, ठीक है। इन कारणों को, फिर इन कारणों को डिस्क्रिप्टेड करना था। तो ये हमने सारे कारण देख लिए कि उदार सिद्धांत, बुद्ध का व्यक्तित्व, मध्यम, अब यहाँ पर मध्यम वर्ग लिखा, ये मध्यम वर्ग गलत लिखा है, इसको मध्यम मार्ग कर लेना। यहाँ पर मार्ग है, ये मार्ग, तो ये मध्यम मार्ग है। जिन लोगों ने बुद्ध धर्म को पढ़ा है पहले तो उनको पता होगा मध्यम मार्ग इतना बड़ा सिद्धांत है जिसकी वजह से बुद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, बुद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है मध्यम मार्ग की वजह से। फिर देखते हैं हम लोग सरल उपदेश है एक कारण, कि भैया सरल उपदेश से पाली भाषा में उपदेश थे इनके सरल थे, स्थानीय भाषा थी, लोगों को समझ में आती थी, ठीक है। फिर सुगठित प्रचार होता था, बुद्ध और धम्म के माध्यम से सुगठित प्रचार होता था, सरल प्रवेश था, कोई भी प्रवेश कर ले किसी भी वर्ण जाति का, उसको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता था कि बहुत ज़्यादा कोई योग करके बताना पड़ता हो, ठीक है ना, या अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी हो, सब लोग आ सकते थे, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से सब लोग आ सकते थे, प्रवेश कर सकते थे। तो ये सब कारण, अब इन कारणों को हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टेड वे में देखेंगे, डिस्क्रिप्टेड वे में। ये जो कारण लिखे हैं आपको, ये डायग्राम को यदि मैं हटा भी दूँ, ये पूरा डायग्राम जो है ना, इस डायग्राम को मैं हटा भी दूँ ना, ये पूरा डायग्राम मैं नहीं लिखूँ, फिर भी जो नीचे ये कारण लिखे ना, ये कारण आपके पूरे जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो ये आपके उसमें आ जाएंगे, 2 पेज में आ जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो ये इस तरीके का मतलब है। तो मैंने डायग्राम आपको केवल इसलिए बताने के, आपको मैंने इतने सारे बताया ना, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये पेंटागन बना के बताया, तो इन सब के लिए बताया था भाई इस तरीके की आप कर सकते हैं, इसमें ये भी आपको करना है। अब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ करना है। जब आपके पास कंटेंट की कमी पड़े तो आपको इन सब चीज़ों का यूज भी करना है, जिसमें पेज भरा सा लगेगा। ये भी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कहलाती है, चलती है। अब देखते हैं बुद्ध का व्यक्तित्व। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बुद्ध का व्यक्तित्व। तो पहला पॉइंट है हमारा, हम कारण देख रहे हैं बुद्ध धर्म के सीख उत्थान के। तो बुद्ध का पहला व्यक्तित्व शुद्ध व सरल संयमित जीवन, सरल व संयमित जीवन था। ज़्यादा वो नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा व्यवहारिक, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा वही कहते ना उसको मोह माया में पड़ने वाला। बुराई को भलाई तथा घृणा को प्रेम से दूर करने की बात कही, सीधी सादी बात कही भाई, बुराई को भलाई से, घृणा को प्रेम से। तो लोगों को जल्दी दिमाग में घुस गई, समझ में आ गया कि भाई बुद्ध क्या कह रहे हैं, और स्थानीय भाषा में था सब कुछ, ठीक है ना। तो ये एक इसमें से कारण है उनके उत्थान का। फिर हम देखते हैं उदार सिद्धांत, व्यवहारिकता के साथ दुखों को दूर करने की बात और आदर्श व्यवहार अपनाने की सीख। मैंने उदार सिद्धांत में लिख दिया व्यवहारिकता के साथ दुखों को दूर करने की बात और आदर्श व्यवहार अपनाने की सीख। दुख निवारण के मार्ग इन्होंने बताए। इन्होंने बोला था ना कि संसार दुखमय है, ठीक है, तो ये सब इनके वो थे। फिर सामाजिक समानता को इन्होंने बताया, संसार दुखमय है, दुख निरोध का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का कारण है, ये सब इन्होंने बताया था, ठीक ना। 4 आर्य सत्य थे। तो इस प्रकार फिर हम देखते हैं मध्यम मार्ग। देखिए यहाँ पर मध्यम मार्ग ये सही लिखा हुआ है,
तो फिर हम देखते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या था इनका? अति और अल्प के बीच का मार्ग अपनाने की सीख। समझ रहे ना ये चीज़, कि जैसे आप, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कोई इंसान अल्कोहल का सेवन करता है तो जैन धर्म बोलेगा कि आप अल्कोहल को बंद कर दो, बिल्कुल टोटली बंद कर दो आप। या हिंदू धर्म में जो कुछ वैदिक धर्म वाले अच्छे तरीके से मानते होंगे वो बोलेंगे भैया अल्कोहल को बंद कर दो। बौद्ध धर्म का कहना था, मैं अल्कोहल का एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये मत समझना कि अल्कोहल ही का बोला होगा उन्होंने, अल्कोहल को उन्होंने बिल्कुल गलत बोला होगा बुद्ध धर्म, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और धर्म जहाँ बोलेंगे कि भाई अल्कोहल को पीना गलत बात है, लेकिन जो मध्यम मार्ग है बुद्ध धर्म का, ये बोलेगा कि भाई ठीक ना, अति और अल्प के बीच में रहो, मतलब ज़्यादा भी नहीं पीना, ठीक है ना, और कम भी नहीं, मतलब मध्य में रहो, बीच में रहो। समझ ना, इस प्रकार का। जैसे धन की बात क्या है, तो जैन धर्म बोलेगा कि ज़्यादा भैया ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मध्यम मार्ग यहाँ पर बुद्ध धर्म का क्या बोलेगा कि भाई बीच का मार्ग अपना लो। मध्यम मार्ग का मतलब होता है बीच का मार्ग, कि भैया ना बिल्कुल कम कि जिसमें भाई तुम्हारे घर परिवार ही का ना चले, ठीक है ना, इस तरीके से, जिसमें तुम्हारे घर परिवार का नहीं चल रहा पता चला, और ना बहुत ज़्यादा कि इतना ज़्यादा कर लिया तुमने कि अब तुम्हारे पास खुद गिनने का समय नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, आप कुछ नहीं देख पा रहे कि मतलब अंधाधुंध दौड़ में है धन कमाने की। तो इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, बीच का मार्ग। जैसे संयमित जीवन, ठीक ना, जैसे और हम बोलते हैं कि भाई नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करो, जैसे आपको बोला था कि नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है ना। तो ये अब इसमें यदि मध्यम मार्ग लाएंगे बुद्ध धर्म का, तो वो बोलेगा कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन तो करो, लेकिन इस तरीके से करो कि ज़्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल कम भी नहीं और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं, बीच में रहो। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन इस तरीके से, तो बीच में रहो तो आप बचे रहेंगे। तो ये मध्यम मार्ग इतना बड़ा सिद्धांत है कि इसने इतना ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल कठिन नहीं लगा। लोगों को लगा कि हाँ यार ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कर सकते हो तुम, कुछ भी जो कर रहे हो आप, ये बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कह रहा, तो लोगों में पॉपुलर हो गए। तो ये मध्यम मार्ग बहुत बड़ा सिद्धांत है। अभी मैं मध्यम मार्ग को आपको एथिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और जब हम बुद्ध काल पढ़ेंगे तो बुद्ध काल में मध्यम मार्ग बाकायदा मैं आपको लिखाऊंगा 4-5 लाइनों में, ठीक। फिर हम देखते हैं चौथा, सरल उपदेश व भाषा। भैया इनकी स्थानीय भाषा पाली, मैंने आपको पुराने पहले ही बताया था कि स्थानीय भाषा पाली में दार्शनिक वाद विवाद से दूर, ज़्यादा दार्शनिक बातें नहीं करते थे कि लोगों के ऊपर से निकल जाए, ऐसी बातें नहीं करते थे। इन्होंने साधारण भाषा में, पाली भाषा में इन्होंने बता दिया, लोगों को सही चीज़ बता दी, और भौतिक व्यवस्था के अनुरूप बता दिया, ठीक है। विद्वांत लिखा है यहाँ पर, सिद्धांत कर लेना, ये विद्वांत जो लिखा है ना ये सिद्धांत है, यहाँ पर आप सिद्धांत कर लेना। फिर देखते हैं पांचवा, सुगठित प्रचार। देखो भैया बौद्ध अपने आप में वो संघ और धम्म, ये बौद्ध थे, संघ थे, धम्म थे, इनके माध्यम से क्या हुआ, प्रचार हुआ। अशोक ने भी धम्म चलाया था, ठीक है ना, तो इनके माध्यम से, संघ के माध्यम से भी बहुत प्रचार हुआ, तो सुगठित इनका प्रचार था, प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म में ऐसा नहीं हो पाया, तो जैन धर्म इतना ज़्यादा नहीं पॉपुलर हो पाया। फिर हम देखते हैं सरल प्रवेश। सरल प्रवेश था, प्रत्येक वर्ण जाति व लिंग के व्यक्ति को कुछ उदार नियमों के साथ प्रवेश दिया जाता था। प्रत्येक वर्ण जाति व लिंग के व्यक्तियों को कुछ उदार नियमों के साथ, कोई भी चला जाए, उदार नियम थे, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता था कि भैया तुम ऐसा करो, तुम ये खाना छोड़ दो, तुम वो पीना छोड़ दो। यहाँ तक कि आगे चलकर बौद्ध धर्म ये भी बोलता है कि आप मांस भी खा सकते हो, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार आप मीट भी खा सकते हैं। तो ये भी थी, यही मध्यम मार्ग में आता है कि भाई कर सकते थोड़ा बहुत, इसलिए ये पॉपुलर था, क्योंकि लोगों को अपनी जो चीज़ें थी वो बंद नहीं करनी पड़ी ज़्यादातर चीज़ें। फिर देखते हैं हम राजाओं का संरक्षण। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अशोक हो गया, कनिष्ठ, यहाँ कनिष्ठ लिखा है, यहाँ पर कनिष्क कर लेना, बड़े राष्ट्रीय सम्राट थे, ठीक ना, अशोक और कनिष्ठ बड़े राष्ट्रीय सम्राट। इनका क्या था, संरक्षण था। आप चाहो तो इतना पूरा पॉइंट लिख लो कि अशोक व कनिष्ठ, जैसे यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना। ये 7वां पॉइंट है, आप यहाँ तक लिख लो कि अशोक व कनिष्ठ जैसे बड़े सम्राटों का इनको संरक्षण प्राप्त था। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया था, अपनी पुत्री को, संघमित्रा को और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। आप श्रीलंका जाओगे कभी तो श्रीलंका वाले आपको ये ना बता पाएँ कि भैया राम कौन थे या रावण कौन था, लेकिन वो ये बता देंगे कि भाई अशोक के, जैसे कई टूरिस्ट जाते हैं वो बात करते हैं वहाँ, तो वो ये जरूर बता देंगे, आपको ये ना बता पाएँ कि भाई राम कौन था, रावण कौन थे, लेकिन वो ये जरूर बता देंगे कि भाई अशोक जो आपके यहाँ का सम्राट था, उसके पुत्र व पुत्री आए थे यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, वो आपको ये बता देंगे। आप देखना कभी आप टूरिस्ट प्लेस से देखना श्रीलंका के, तो आप वहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात करते हैं, हमारे यहाँ के टूरिस्ट जाते हैं या हमारे यहाँ के लोग जाते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बता दूं कि श्रीलंका में पूरा बौद्ध धर्म फैल गया, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, ठीक है ना। उसके पहले हिंदू धर्म था, तमिल लोग भी बहुत हैं, तमिलियन भी बहुत हैं, क्योंकि तमिलनाडु से लगता, तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है वो श्रीलंका से पास में लगता है। कई बार मछुआरे पहुँच जाते थे श्रीलंका पहले,
तो ऐसे होता था। अब तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई है, पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो राजाओं का संरक्षण, अशोक बहुत बड़ा सम्राट था भैया, राष्ट्रीय सम्राट, पूरा अखंड भारत समझते ना, पूरा अखंड भारत, अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पूरा ये आपकी 7 सिस्टर हैं ये पूर्वोत्तर में, ठीक है ना, और दक्षिण से लेकर श्रीलंका से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर तक अशोक के कब्जे में था ये पूरा मौर्य साम्राज्य था। इतना बड़ा अशोक जो था, इतना बड़ा सम्राट था। तो भाई तो वो तो फैल रही है, इस धर्म को तो फैलाएगा ही, वो फैलेगा। और कनिष्क भी बहुत बड़ा, कनिष्क क्या था, कनिष्क कौन था, कुषाण था। आपने सुना हो तो कुषाण यूची नामक कबीले थे जो मंगोलिया के आसपास रहते थे, ठीक ना, ये कबीलाई थे, कबीलाई लड़ाकू थे। बाद में इनकी भारत में 2 शाखाएं थीं, एक थी कनिष्क शाखा, एक थी कैटफिशर शाखा। तो कनिष्क शाखा में कनिष्क था, कनिष्क बहुत बड़ा सम्राट हुआ है, ठीक ना, कनिष्क ने सिक्के भी चलाए हैं। तो ये विदेशी राज्य थे, ये विदेशी राज्यों में हम पढ़ेंगे, कनिष्क को पढ़ेंगे हम। तो कनिष्क के समय भी बौद्ध संगीति होती है, अशोक के समय भी बौद्ध संगीति हुई है। तो इस प्रकार से ये फैला। और जैन धर्म में क्या था, जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य का संरक्षण था। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के बराबर, अशोक के पूर्वज जरूर थे वो, लेकिन वो अशोक के बराबर नहीं थे। तब बड़ा अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य था ना, मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इतना बड़ा मौर्य एम्पायर नहीं था। तो जैन धर्म इसलिए नहीं फैल पाया था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट नहीं थे, भानुगुप्त भी इतने बड़े सम्राट नहीं थे। तो इस तरीके से ये फैला। फिर हम देखते हैं बुद्ध कला। तो भाई जो बुद्ध कला है, दो प्राचीन भारतीय कला, 2 स्तूप भी है स्थापत्य में, स्तूप, चित्रकला भी है, बौद्धों से संबंधित, जनता एलोरा की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, मूर्ति कला भी है। देखो भैया बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है वो गांधार शैली, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने, गांधार लिखा है, आप थोड़ा समझ जाइए, गांधार, गांधार शैली लिखा है ये, ठीक है ना। और दूसरी शैली थी मथुरा शैली, ठीक है ना, मथुरा शैली, ये थी मथुरा शैली, मथुरा शैली। तो 2 मूर्ति कला की शैली थी, वैसे 3 थी, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो भैया बुद्ध की जो थी मथुरा शैली में बहुत सारी मूर्तियां बनी और गांधार शैली में भी बहुत सारी मूर्तियां। मथुरा शैली जो थी वो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है ना, आई थी। अब जो इनमें भी बेसिक डिफरेंस है, जब हम मूर्ति कला को पढ़ेंगे ना, मूर्ति कला को, तो उसमें मथुरा मूर्ति कला और गांधार मूर्ति कला में अंतर बताएंगे आपको पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से हमें देखना है। तो बुद्ध कला, तो प्राचीन भारतीय कला, स्तूप बने, चित्रकला में भी बौद्ध धर्म को लाया गया, मूर्ति कला में भी बौद्ध आए, ठीक है ना, गांधार व मथुरा दोनों मूर्ति कला जो थी इनमें भी बौद्ध है। और साथ साथ साहित्य में भी बुद्ध थे, पाली भाषा में साहित्य थे बहुत सारे, और उनमें बुद्ध को स्थान दिया गया था। तो इस वजह से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों के पास बुद्ध पहुँचे तरीके से, जैसे चित्रकला के माध्यम से पहुँचे, स्तूप देखे उन्होंने, बोले कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, गांधार व मथुरा मूर्ति कला बनी इनकी, मूर्ति बनी इनकी, ठीक है ना। और साहित्य भी था बुद्धों से संबंधित, साहित्य भी बहुत सारा क्या कहते हैं अवेलेबल था, जिसकी वजह से ये बौद्ध धर्म प्रसारित होता गया। अब जो गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला होती है, इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो मथुरा मूर्ति कला थी ना, मथुरा मूर्ति कला आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, मथुरा मूर्ति कला में बौद्ध की मूर्ति। तो मथुरा मूर्ति कला में बुद्ध को, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में बताया गया, भगवान के रूप में, कि भाई ये कौन है। तो जो मथुरा मूर्ति कला है, मथुरा मूर्ति कला में भगवान के रूप में बताया गया, ठीक है ना। और जो गांधार मूर्ति कला है, गांधार मूर्ति कला गांधार के आसपास थी, अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो इसमें क्या था कि भगवान बुद्ध को जो बताया गया, भगवान बुद्ध को साधारण इंसान के रूप में बताया गया। आपने कभी देखी होगी भगवान बुद्ध की मूर्ति घुंघराले बाल वाली, ज़्यादा उसमें भाव भंगिमा नहीं है पीछे से। जैसे आप कि वो कभी कोई मूवी देखते हैं, उसमें कोई देवी या देवता को बताया था तो उनके पीछे एक अलग सा प्रकाश दिखाया जाता है, ठीक है ना, प्रकाश। तो इसको ये प्रकाशमान, इसको बोलते हैं प्रकाश। ये चित्रकला में भी होता है कि पीछे किसी इंसान का जो चित्र बन रहा है उसके पीछे क्या बताया जाए, प्रकाश बताया जाए। इससे क्या होता है, लौकिकता दिखती है उसमें, अलौकिकता दिखती है कि मतलब यार ये तो कुछ कोई और है, ये तो अलग इंसान है, स्पेशल इंसान है, या ये भगवान है, या कोई अलग शक्ति है। तो इस प्रकार से तो मथुरा मूर्ति कला थी, मथुरा मूर्ति कला में उनको इस तरीके से बताया गया कि भैया वो भगवान है। जबकि गांधार मूर्ति कला में साधारण घुंघराले बाल वाला उनको बताया, साधारण मनुष्य की तरह उनको बताया गया। तो विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनी है, बैठी मूर्ति, खड़े में मूर्ति उनकी कि भैया वो खड़े हुए हैं भगवान, और उनकी बैठे मूर्ति बताई गई। तो इस प्रकार से मूर्ति कला का विकास हुआ, मूर्तियाँ बनी। गांधार और मथुरा में कई और भी, मथुरा मूर्ति कला में तो भैया और धर्म से वैदिक सभ्यता संबंधी भी कई मूर्तियाँ बनी हैं, लेकिन बेसिकली ये बुद्ध संबंधी बनी, क्योंकि उस समय महाजनपद काल में मथुरा जो था वो बुद्ध कला का केंद्र था, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था। फिर हम देखते हैं विदेशों में प्रचार प्रसार।
तो राजाओं के भेजे गए दूतों के माध्यम से विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। तो जैसे अशोक था, अशोक ने अपने दूत भेजे थे, दूत के रूप में उसने क्या भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र को, अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका वालों को भी ये पता है, श्रीलंका की हिस्ट्री की बुकों में भी है कि भैया अशोक थे कोई राजा मौर्यों के, मौर्य साम्राज्य के, भारत के, और उनके पुत्री आई थी, उनका पुत्र आया था यहाँ पर बौद्ध धर्म को प्रचार, और भी कई लोगों को अशोक ने भेजा है, ठीक ना, विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा है अशोक ने। तो इस प्रकार से विदेशों में प्रचार प्रसार हो गया। फिर हम देखते हैं 10वां जो है 10वां पॉइंट मैंने लिखा है वैदिक कर्मकांड व कुरीतियाँ। इसको मैंने आप देखोगे इंट्रो में लिखा था कि वैदिक कर्मकांड व कुरीतियों की वजह से, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की। यदि आप वहाँ पर ये वाला इंट्रो नहीं लिखते, आप कुछ और इंट्रो लिखते हैं, बुद्ध धर्म का किसी और तरीके का इंट्रो लिखते हैं कि बुद्ध धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म था, बुद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, आप ऐसा इंट्रो लिखते हैं, तो आप जो इंट्रो में पॉइंट दिया कि वैदिक कर्मकांड की वजह से, तो वैदिक कर्मकांडों को व कुरीतियों को आपको यहाँ पर 10वां पॉइंट आप बना सकते हैं कि भैया वैदिक कर्मकांड और कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा थी। तो वैदिक कर्मकांड और कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा थी कि भाई बोलते थे पशु बलि दो, वो बोलते थे यज्ञ करो भैया, वो बोलते थे यज्ञ हवन करो, वो बोलते थे भैया दक्षिणा दो ब्राह्मणों को, तभी आपका क्या होगा, उद्धार होगा, ठीक है ना। जबरदस्ती का पाखंड, भगवान से जुड़ने के लिए जबरदस्ती का पाखंड करते थे, कर्मकांड करते थे। तो भैया इन सबसे भी जनता त्रस्त हो गई थी, लोग त्रस्त हो गए थे, उनको किसी दूसरे धर्म की जरूरत थी, वो चाहते थे कोई हमें दूसरा धर्म मिल जाए, तो उनको बौद्ध धर्म वो मिल गया कि भैया ना उसमें ज़्यादा कर्मकांड थे ना ज़्यादा कुरीतियाँ थी उस समय पे। बाद में बौद्ध धर्म में भी कुरीतियाँ आती है, हम बुद्ध धर्म के पतन के कांड पढ़ेंगे तो उसमें हम बुद्ध धर्म के पतन क्यों हो गया, ठीक है ना, तो उसमें हम बताएंगे कि भैया क्यों पतन हो गया, तो उसमें हम कुरीतियाँ बताएंगे। बुद्ध धर्म में भी आती है, बुद्ध धर्म पे बट जाता है 2 शाखा, महायान और हीनयान में बट जाता है, जैन धर्म भी बटता है, श्वेतांबर और पीतांबर में बट जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे। कल से मैं आपको लेक्चर चालू कर रहा हूँ, जो हमारी स्वावलंबन क्लास है उसमें लेक्चर चालू कर रहा हूँ, वो फ्री लेक्चर है सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। 600 से 300 ईसा पूर्व का इतिहास में उसमें पढ़ाऊँगा, तो आप सब देख सकते हो, उसमें सब बताऊँगा। तो ये सारे पॉइंट हमने कर लिए कि वैदिक कर्मकांड और कुरीतियाँ, यहाँ पर आप लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, केवल आपको समझा दिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वैदिक कर्मकांड और कुरीतियों की वजह से भी शीघ्र उत्थान हुआ। वैदिक कर्मकांड और कुरीतियों की वजह से जनता परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, बुद्ध धर्म ज़्यादा फेमस हुआ। फिर लास्ट में हमें लिखना है कंक्लूजन। तो देखिए आज मैंने क्या कंक्लूजन लिखा है, मैंने लिखा है अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का शीघ्र उत्थान हुआ, ठीक है ना, उपरोक्त कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का शीघ्र उत्थान हुआ तथा अनेक देशों से हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक व धार्मिक संबंध स्थापित हुए। बौद्ध धर्म का क्या हुआ भैया, उत्थान हुआ, और कई देशों से, जैसे हमारे चाइना से, हमारे जो दक्षिण एशिया देश है, दक्षिण एशियाई देश है ना, उनमें हमारा देश जो है वो बुद्ध डिप्लोमेसी का आज भी प्रयोग करता है वर्तमान में। मोदी जब भी कभी भी आते हैं, इंडोनेशिया गए या इंडोनेशिया कोई राज्य आए तो बुद्ध डिप्लोमेसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि बुद्ध संस्कृति की वजह से हम लोग भारत और इंडिया आपस में जुड़े हुए। नेपाल, ठीक है ना, नेपाल से तो हमारे खैर पुराने संबंध बहुत पहले से, नेपाल से होता हुआ ये जाता है भैया, चाइना में भी बौद्ध धर्म है, जापान में भी बौद्ध धर्म बहुत फेमस है, इंडोनेशिया खैर इस्लामिक कंट्री है, और जो दक्षिण एशियाई कंट्री है ताइवान, इनमें भी फैला हुआ है बुद्ध धर्म। तो इस प्रकार से हमने ये इंट्रो लिख दिया कि अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का शीघ्र उत्थान हुआ तथा अनेक देशों से हमारे सांस्कृतिक व राजनीतिक धार्मिक संबंध स्थापित हुए। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है, ठीक है ना, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक संबंध स्थापित हुए। जो दक्षिण एशियाई देश थे वो इंडोनेशिया हुआ गया, सुमात्रा माता हो गया, म्यांमार हो गए, ये सब बौद्ध देश हैं, इनमें बुद्ध धर्म के लोग बहुत हैं, ठीक है ना। म्यांमार में तो बहुत अभी दंगे भी चल रहे थे बहुत ज़्यादा, बुद्ध और इस्लामिक कट्टरपंथियों के मध्य। तो इस प्रकार से हमें देखना है, हमें न्यूज़ पर भी ध्यान रखना है। आप इतिहास में भी न्यूज़ की चीज़ें जोड़ सकते हैं। जब हम अभी आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि जैन धर्म के, ठीक है ना, जैन धर्म का महत्व बताना था समाज में और संस्कृतियाँ भारतीय। जब मैं बुद्ध धर्म का महत्व बताऊंगा ना समाज और संस्कृति में, या फिर मैं सीधा आपके पास क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म का महत्व बताइए, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ और लिखना है कि भारतीय वर्तमान राजनीति में, तो भारतीय वर्तमान राजनीति में बुद्ध डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत सरकार अपने अच्छे संबंध स्थापित कर रही है श्रीलंका से, दक्षिण एशियाई देशों से, इंडोनेशिया से, बाली से, सुमात्रा से, म्यांमार से, ठीक है ना, इन सब से। तो ये हमारा हो गया आज का वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आपको, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस प्रकार से आपको पूरी टेस्ट सीरीज को समझाएगा, पूरे टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर को आपको समझाया जाएगा। साथ साथ मैं आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी दूंगा, और साथ साथ ये मॉडल आंसर आप देख रहे हो, ये मॉडल आंसर पूरे ड्राफ्ट आंसर है कि आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको 5 में से 4 नंबर मिलेंगे। ऐसे आपको किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे।
आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, देख लीजिएगा, वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे इस प्रकार की टिप्स मॉडल आंसर में। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये मॉडल आंसर की वीडियो भी है, ये आंसर ड्राफ्टिंग की भी वीडियो है। ये आंसर ड्राफ्टिंग है, इसको कहते हैं आंसर ड्राफ्टिंग, ये ड्राफ्ट नोट्स है बिल्कुल। और जो बीच में मैं आंसर लिखने के टिप्स देता हूँ कि भाई आप इंट्रो ऐसे लिखना है, आपको 3 मार्कर को इस प्रकार लिखना है, ठीक है ना। जो मैं ये आपको टिप्स देता हूँ तो ये कराते हैं आंसर राइटिंग टिप्स। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो लोग, मैं आपको बता दूं, हमारे नोट्स परचेज कर रहे हैं, उन्होंने नोट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है, उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल इसी फॉर्म में ड्राफ्टिंग के रूप में मिलेगी वहाँ पर, ठीक है ना, नोट्स में मिलेंगी। तो उसमें 11 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से आपको बताया गया होगा कि आपको क्या क्या लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। और ये जो मैंने देखिए स्रोत बताए थे वैदिक कालीन, ये पूरे मेरे नोट्स में दिए गए हैं। तो आप हमारे नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था फ्री डेमो क्लास का। फ्री डेमो क्लास हमारी टेलीग्राम ग्रुप में चल रही थी, अब आज से वो फ्री डेमो क्लास बंद हो चुकी है। अब जो हमारा जो टेस्ट सीरीज होगी, जो हमारी टेस्ट सीरीज जो चलनी है वो हमारी चलेगी कौन से, जो हमारा पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज चलेगी। और यदि आप आज और कल में आप इस टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो आज एडमिशन ले लें रात तक, या फिर आप चाहें कल का दिन और है, आप कल एडमिशन ले लें। आपको 1200 रुपये फीस रहेगी, 1200 रुपये आपको फीस लगेगी और आप एडमिशन ले सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर लो, ये दोनों नंबर दिए, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर लो, हमारे कॉमन ग्रुप से जुड़े आओ। इन नंबरों पे आपको क्लिक करना है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा आपको पेमेंट कैसे करना है, और आपको हमारे पेड ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और फिर कल से पेड ग्रुप में होगी, कल से कॉमन ग्रुप में ये वीडियो नहीं डाली जाएंगी। और ये इस वीडियो को, जो हमारे मॉडल आंसर की वीडियो है, केवल पेड ग्रुप वाले ही देख सकेंगे। और जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये मॉडल आंसर 5 की वीडियो है, इसके पहले मॉडल आंसर 4, 3, 2, 1 इनकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डली है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और फिर आपको लगे कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या कुछ भी जो भी है, तो आप फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन मिलती है। तो धन्यवाद आज के लिए, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।